तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, है ना। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ लिया था हमने। अब देखो अब पढ़ते हैं वायरल डिजीज के बारे में। देखो वायरल डिजीज में आप जानते हो, ठीक है, इसमें कई सारे नाम आते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा देखो पॉक्स डिजीज आता है, जिसमें एक तो स्मॉल पॉक्स था जो अब इरेडिकेट हो चुका पूरी तरह से, और दूसरा चिकन पॉक्स कहता है। इसके अलावा देखो मिजल्स आता है, मिजल्स, इसमें भी देखो एक रूबियोला मिजल्स कहता है, रूबियोला मिजल्स और एक रूबेला मिजल्स। दो अलग अलग वायरस है, देखो रूबियोला एंड रूबेला वायरस कहा जाता है। रूबेला को ही, इसी को जर्मन मिजल्स भी कहा जाता है। रूबियोला एंड रूबेला, है ना। जैसे एक्चुअली आप जब एमएमआर पढ़ते हो ना, मिजल्स, देखो मिजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये जो मिजल्स आप जनरल देखते हैं मिजल्स, ये रूबियोला के बारे में डिस्कस करना है। इसमें ये आर रूबेला होता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो मिजल्स भी दो तरह के होते हैं, रूबियोला एंड रूबेला मिजल्स कहते हैं। रूबेला को ही क्या बोलते हैं तो जर्मन मिजल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। देखिए इन तीनों में सिमिलरिटी है, ये तीनों वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और अब जानते हैं कि ये तीनों एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इन तीनों में एक सिमिलरिटी है कि ये तीनों क्या, बताओ इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। ये एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, तीनों बीमारी, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी और येलो फीवर भी। और देखो एक नाम है रेबीज का, एक नाम है पोलियो का, ये सब भी वायरस से ही होता है। और देखो एक नाम और है, इन सब में एड्स भी आता है और हेपेटाइटिस बी भी आता है, और भी कई सारी बीमारियां हैं, एक्चुअली वो सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ वो तो एक्चुअली वो सब एसटीडीज का पार्ट हो गया ना, वैसे तो एड्स भी एसटीडी में होता है ना। हाँ ठीक है, बट दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ह्यूमन हेल्थ एंड, सॉरी वो जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था। वैसे भी देखो आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इतनी बीमारियों में से इंफॉर्मेशन इनके बारे में कुछ लिखा गया है कि ये तीनों मच्छर के काटने से होता है, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है, याद रखिएगा। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ऑल आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज, और इनके जो वेक्टर्स होते हैं वो आप जानते हो, वो एडीज मॉस्किटो होता है।
इनके बाइट करने से होता है ना। अब एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया, देखो, या तो कॉमन कोल्ड है सबसे सस्ती बीमारी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसके बायोलॉजिकल वेक्टर होते हैं, ये इन तीनों का बायोलॉजिकल वेक्टर है, ठीक है ना। और देखो मैंने कहा कि आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है, या तो सबसे सस्ती बीमारी कॉमन कोल्ड, डिटेल्स में बताया गया है। ब्लड रीजन का क्या करें भाई, देखो तो मैंने क्या कहा कि या तो कॉमन कोल्ड लिखा गया है, या फिर ये आपको आपकी बुक में एड्स के बारे में बताया गया है, बाकी बीमारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं। या तो सबसे सस्ती बीमारी की है कॉमन कोल्ड, या सबसे फिर देखो जानलेवा बीमारी है इन सब में, एड्स के बारे में। और एड्स को डिजीज में डिस्कस नहीं किया, वो अलग से डिस्कस किया एड्स के बारे में, क्योंकि ये एक तरह का हमारा एक इम्यूनिटी का, मतलब आप कहते हैं ये एक तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है, तो उसको बाद में डिस्कस किया गया। अगर देखा जाए बेसिकली तो आपके एनसीईआरटी में एक ही बीमारी के बारे में डिस्कस किया गया है, और वो आपका कॉमन कोल्ड है ना। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि कॉमन कोल्ड जो होता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। आरएनए वायरस कहते हैं इसको, पिकोरना वायरस भी कहा जाता है, पिकोरना वायरस भी कहते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस कहा जाता है। अलग से इसको कॉमन कोल्ड के बारे में लिखिए आप, कॉमन कोल्ड के बारे में आप अलग से लिख लीजिए कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो राइनो वायरस या पिकोरना वायरस होता है, और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और फोमाइट इन्फेक्शन भी कहता है, फोमाइट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कॉमन कोल्ड जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फोमाइट इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको, और ये काफी, मतलब इसका जो कह सकते हैं, इसका जो इन्फेक्शन है काफी फास्ट होता है, ये काफी जल्दी स्प्रेड होता है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, इज ए काइंड ऑफ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। अगर एक बच्चे को कॉमन कोल्ड है और जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू, नेजल्स डिस्चार्ज के थ्रू, या कफिंग के थ्रू, या किसी चीज को छू लिया आपने आर्टिकल्स को, जैसे आप कोरोना का जो केस देख रहे हो, सब कुछ वही है। जिस तरह से कोरोना का स्प्रेडिंग होता है, उसी तरह से कॉमन कोल्ड भी स्प्रेड होता है, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस ये कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक है, और कॉमन कोल्ड का वायरस सस्ता होता है, इसमें बहुत ज्यादा ये कोई डेडली वायरस नहीं होता इसका। और वैसे भी देखो, किसी भी ह्यूमन बींग्स को कॉमन कोल्ड का वैक्सीन नहीं दिया जाता, बट हर आदमी इस तरह के बीमारियों से ऑलमोस्ट उनमें एक पार्शियल इम्यूनिटी रहता है। वैक्सीन नहीं भी दिया जाए तो फिर भी हर आदमी में एक पार्शियल इम्यूनिटी रहता है अगेंस्ट दिस कॉमन कोल्ड। और आप जानते हैं कि आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है, ये देखिए ऐसे कि कॉमन कोल्ड जो है, इसका जो साइकिल होता है कॉमन कोल्ड का, वो 3 to 7 days का होता है। मतलब इसके लिए कोई आप एंटीबायोटिक भी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल के लिए होता है, आप एंटीबायोटिक खा के कॉमन कोल्ड ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होता है, और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट यूज किया जाता है ना। और आप जानते हैं कि इसमें जो इसके जो सिम्टम्स, और देखो ये क्या लिखा हुआ है कि ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी, देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स
remain unaffected. लंग्स में इंफेक्शन अपियर नहीं होता। आप जानते हैं कोरोना का जो वायरस है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। देखो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, अगले एग्जाम में ये आ सकता है कि कोरोना वायरस एंड द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड both infects our respiratory system. Corona virus is deadly, but common cold virus is not deadly. उसका कारण क्या बताओ कि कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन है ये आपके अपर ट्रैक में रहता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता है। बट कोरोना का वायरस बहुत जल्दी ये लंग्स के पार्ट में स्प्रेड करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है और हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मोड ऑफ एक्शन देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी वही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोनों इफेक्ट कर रहा है, बट एक अपर ट्रैक में होता है, एक लोअर ट्रैक में होता है। एक में वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है आपको, और एक का वैक्सीन अब तक बना नहीं है। अब बनेगा भी कि नहीं, गॉड नोस। कहानी चल रहा है, देखो डॉक्टर्स कब तक इसका हल निकाल पाते हैं। पर धीरे धीरे ऐसा ही होगा कि अगर वैक्सीन नहीं भी बनेगा तो लोगों में एक खुद का एक इम्यूनिटी धीरे धीरे क्या होगा बताओ, डेवलप होगा, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स रिमेन अनअफेक्टेड। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स रनिंग नोज, वाटरी आइज, नाक से पानी, आंख से पानी, पानी 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 पानी, रनिंग नोज, वाटरी आइज, sore throat, hoarseness in voice, hoarseness in voice, sneezing होता रहता है इसमें, coughing भी होता रहता है इसमें, टाइटनेस सा रहता है, देखो बॉडी में थकान सी होती है, हेडेक रहता है, माइल्ड फीवर भी होता है ना। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रनिंग नोज, वाटरी आइज, सोर थ्रोट, होर्सनेस इज वॉइस, स्नीजिंग होता है, कथिंग भी होता है, एक थकान सी रहती है, टाइटनेस से रहता है, हेडेक रहता है, माइल्ड फीवर रहता है ना। तो ओवरऑल कहते हैं कि आप थोड़े परेशान से कंडीशंस में रहते हैं, और इसका अपना एक साइकिल है, इसका अपना एक साइकिल है, और वो साइकिल कंप्लीट होता है 3 to 7 डेज में। मतलब आप इन बिटवीन आपको किसी तरह का दवाई वगैरह लेने की जरूरत आपको नहीं है, ये खुद ब खुद सिंपल कहते हैं। अगर कॉमन कोल्ड वगैरह है तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लीजिए, और वाटर इनटेक प्रॉपर करना चाहिए, और नींद पूरी लेनी चाहिए। देखो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, सोने का जो आपका पैटर्न है, आप कितना सो पाते हो, रात की नींद जो होती है, हेल्दी अगर आपका स्लीपिंग कंडीशन है तो आपकी बॉडी का वो एक अच्छी इम्यूनिटी का इंडिकेशन भी होता है। तो साउंड स्लीप एंड एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है बच्चे क्या बोल रहा हूं मैंने क्या कहा कि एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर एंड साउंड स्लीप, यही एक आपका तरीका है कॉमन कोल्ड से निजात पाने का, और इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं होता है। 3 to 7 डेज का पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। समझ में आ गया? तो यही इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कॉमन कोल्ड, याद रखिएगा। समझ में आ गया? लिख लिया इसको। और देखो जो इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है, इसमें भी निमोनिया लाइक सिम्टम्स ही आते हैं, बस इतना याद रखिएगा।
ठीक है। इसके अलावा देखो जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेटेड कहते हैं बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और याद रखिएगा कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को एक्टिव यूज जो देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो कहते हैं ना वैक्सीन बनाकर, ये काम किया था एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है ये एडवर्ड जेनर के थ्रू आया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी कहते हैं, या जो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हो आप, तो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव इम्यूनिटी की जो बात करते हैं आप, ये एडवर्ड जेनर के थ्रू आया था। और इसी के वैक्सीनेशन के थ्रू फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी कहते हैं। वैसे तो लुइस पास्चर ने भी पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था, बट एक्टिव इम्यूनिटी की जो कॉन्सेप्ट आया है वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट जो आया था इट वाज बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स एक समय काफी ज्यादा ये डेडली प्रॉब्लम डिजीज था, बहुत ज्यादा डेथ होता था इसमें, बट धीरे धीरे अब ये पूरे वर्ल्ड से कंप्लीटली क्या हो चुका है बताओ, इरेडिकेट हो चुका है। चिकन पॉक्स आज भी है, और चिकन पॉक्स का वायरस चूंकि बहुत ज्यादा म्यूटेट करता रहता है, तो वैक्सीनेशन के बाद भी चिकन पॉक्स के सिम्टम्स दोबारा बॉडी में अपीयर हो सकते हैं। याद रखना, चिकन पॉक्स का वैक्सीन जिसको पड़ चुका है या जिन्हें चिकन पॉक्स हो गया है वो पूरी तरह से सेफ नहीं है, चिकन पॉक्स के दोबारा होने के चांसेस भी रहते हैं। कई बच्चों में देखा होगा चिकन पॉक्स हुआ, वो रिकवर हो गया, फिर से हो गया, है ना। तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी है, बट वैक्सीन के बावजूद भी चिकन पॉक्स का, हाँ चिकन पॉक्स का जो रिपीटिशन है वो दोबारा हो सकता है, ठीक है ना। बट हाँ दोनों के जो कहते हैं ना, जो एक तरह का जो रैसेस बनते हैं चेहरे पे, जो दाने दाने बन जाते हैं, रैसेस बनते हैं, उसका पैटर्न अलग होता है। स्मॉल पॉक्स में तो पहले क्या होता था कि जहां पर रैसेस बनते थे, घाव बनता था, और वो घाव सूख कर गिर जाता था, और जहां से गिरता था स्किन के स्पॉट से वहां गड्ढा सा हो जाता था, बिल्कुल पैचेज पैचेज हो जाते पूरे फेस के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके निशान वैसे तो चिकन पॉक्स के निशान रहते हैं, बहुत माइल्ड फॉर्म में रहता है। स्मॉल पॉक्स का तो पूरा गड्ढा बन जाता था स्किन के ऊपर, लेकिन अब ये बीमारी खत्म हो चुका है, तो ज्यादा टेंशन वाली जरूरत नहीं है। हाँ याद रखना, स्मॉल पॉक्स में जैसे कहते हैं वेरियोला होता है और एक वेरिसेला होता है। वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स का है, और चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला वायरस है। चिकन पॉक्स, ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा स्मॉल पॉक्स के बारे में। इसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि डेंगू वगैरह जो होता है इसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस। और आप जानते हैं कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यूजली कहते हैं कि जैसे अगर यूजली ये 1.5 लाख से 3 लाख होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ये 20-30 हजार से नीचे आ जाता है, जो सीवियर केस डेंगू का होता है। और जो एक्सट्रीम डेंगू का कंडीशन जानते हैं आप, इसमें क्या होता है, कंडीशन कॉल्ड इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स वगैरह अगर डैमेज हो गए, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स डैमेज हो गया, और प्लेटलेट्स को अगर होता क्या है, अगर आपकी बॉडी का कैपिलरी टूट रहा है, उस कैपिलरी को प्रॉपरली उस कैपिलरी को प्रॉपरली अभी चिकन पॉक्स है ये वाला, ये तो है ही ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया
कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज कर जाते हैं, बहुत सीवियरली डाउन जाता है इसमें। और अगर आपको फ्रेश प्लेटलेट नहीं दिया गया तो इसमें आदमी का डेथ भी होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल हेमरेज। अंदर आपके ब्लड कैपिलरी वगैरह जो टूटते हैं वो रिपेयर नहीं हो पाता। उसका मतलब आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स की वजह से आपका ब्लड कैपिलरी जो अंदर टूटता है वो रिपेयर होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो ब्लड कैपिलरी का टूटना और उसका रिपेयर होना ये जनरल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी का प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, कैपिलरी जो टूटा हुआ रह जाएगा, इंटरनल हेमरेज होता है और इसमें आदमी का डेथ होता है। डेंगू एक मतलब आप जानते हैं अब तो डेंगू का सीजन भी आ रहा है ना। तो डेंगू का वायरस जो होता है ये प्लेटलेट्स को डैमेज करता है, प्लेटलेट काउंट का इसमें डिक्रीज करता है, याद रखिएगा इसको। और यही कंडीशन देखो, चिकुनगुनिया जो होता है, चिकुनगुनिया, चिकुन कहते हैं, इसमें जॉइंट्स पेन काफी सीवियर होता है, सीवियर जॉइंट्स पेन कहते हैं। इसको देखो, चिकुनगुनिया में जॉइंट्स पेन कहते हैं, मतलब इसमें ऐसा होता है कि देखो इसी का एक माइल्ड फॉर्म है। तो डेंगू का जो वायरस होता है उसी का एक माइल्ड फॉर्म है, देखो चिकुनगुनिया का वायरस होता है। और इस वायरस की वजह से आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा और इसका जो दर्द होता है ये 1-2 साल तक भी आपके जॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? ऐसा माना जाता है कि मॉस्किटो, क्या मैं देखा नहीं, चला गया, कोई बात नहीं, देखो तो मच्छर तो वही होता है और ये दिन में काटने वाले, याद रखा, ये जो डेंगू चिकनगुनिया का जो मॉस्किटो होता है, इवन येलो फीवर का जो मॉस्किटो होता है, ये सब डे टाइम के मॉस्किटो होते हैं, दिन में काटते हैं ये मच्छर, रात में रेस्ट करते हैं, दिन में काटते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, एक ही चीज है दोनों में, वायरस एक स्ट्रेन अलग अलग होते हैं बट बीमारी तो ऑब्वियसली बात है। डेंगू में भी आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम होगा, चिकनगुनिया में सीवियर जॉइंट्स पेन होता है, ये उतना डेडली नहीं है जितना डेडली डेंगू वाला केस होता है। और येलो फीवर भी सिम्पल समथिंग इसी तरह का मिलता जुलता कुछ पार्ट है। और इनमें से किसी का ऐसा कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखो, जो रेबीज होता है ये 100% फैटल डिजीज है। रेबीज, और ये बेसिकली हम कहते हैं रेबिड डॉग, जिसमें रेबीज का वायरस है। तो ये कुत्ता वगैरह जो होता है ना, ये इसका रिजर्वायर होता है। रेबीज के कुछ कुत्ते होते हैं ऐसे जो रेबीज के वायरस का रिजर्वायर होता है, रेबिड डॉग कहा जाता है इसको। हाँ, नहीं डॉग से होता है, देखो मंकी से भी हो सकता है, ये फॉक्स भी होता है, इवन कैटल्स वगैरह भी कई बार किया जाता है। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अब तो इंजेक्शन तो 3 तो होने के बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए किसी को रेबीज का प्रॉब्लम हो गया, रेबीज का अगर सिम्टम, देखो एक तो कहते हैं ये 100% फैटल प्रॉब्लम है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है तो देयर इज लंग्स एंड हार्ट फेलियर। और सिम्टम्स अगर आने लगा, देखो अगर रेबीज के सिम्टम्स आने लगे तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब
कुत्ते के काटने के विद इन आप 48 आवर्स या 24 घंटे के अंदर आपको एंटी रेबीज का जो इंजेक्शन है वो ले लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर रेबीज का सिम्टम आने लगा, यस, रेबीज का वायरस अगर आपके बॉडी को इन्फेक्ट कर गया तो फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं होता। रेबिड डॉग थोड़ा सा ये अपने को इसका कोई निशानी तो है नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि रेबिड डॉग है। यूजुअली कहते हैं स्ट्रीट डॉग वगैरह जो होता है इसमें वैक्सीन वगैरह नहीं दिए जाते, तो वो कुत्ते जो होते हैं वो हो सकता है कि उसमें रेबीज के वायरस हो, हर कुत्ते में नहीं होता, बट यूजुअली जो आपका पेट होता है, जो आपके घर के कुत्ते होते हैं, उनको इम्यूनाइज किया जाता है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं जो इम्यूनाइज नहीं होते, है ना, हाँ हो सकता है। देखो एक्चुअली आप ये भी देखो, इसको कहते हैं ना, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसको। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहा जाता है कि इसमें पेनफुल कहते हैं, पेनफुल swallowing होता है, एक्सेस सलाइवा फॉर्मेशन होता है, एक्सेस सलाइवा फॉर्मेशन है। सलाइवा का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, और आप उसको स्लो कर नहीं पाते, वो पेनफुल काफी ज्यादा होता है। आपका जो कहते हैं ना मसल्स वगैरह आपके बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपको पानी से एक फियर सा डेवलप होने लगता है, हाइड्रोफोबिया वाला कंडीशन होता है। देखो क्योंकि सलाइवा जो आपके मुंह में बन रहा है, उस सलाइवा को आप स्लो नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो कंडीशन ऑफ क्या हाइड्रोफोबिया कहते हैं, समझ में आ रहा है। और रेबीज एक 100% फैटल डिजीज है। अगर रेबीज का सिम्टम आने लगा तो डेथ होता है, इसमें फिर ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है, होते हैं तो बस, लेकिन ये है कि आप स्ट्रीट डॉग अगर कहीं काट लेता है तो इवन कोई भी कुत्ता काट ले, डोंट टेक योर रिस्क। कुत्ते का क्या है, घर का कुत्ता भी काट सकता है, कुत्ते ने काट लिया तो जरूरी है कि आप जाइए और इंजेक्शन ले लीजिए, क्योंकि होने के बाद कोई उपाय नहीं है ना। तो डोंट टेक रिस्क कि कुत्ता का देख रहे हैं कि अब हमारा क्या सिम्टम आता है कि नहीं आता, डोंट टेक रिस्क, जाइए इंजेक्शन लीजिए। फिर देखो रेबीज के बाद, और एक्चुअली क्या होता है, देखो रेबीज में होता क्या है, डैमेज होता है, डैमेज ऑफ मोटर नर्व कहते हैं, मोटर नर्व ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मोटर नर्व काम ही नहीं करेगा आपका, तो आपके जो ब्रेन से जो इंपल्स वगैरह आएगा वो आपके इफेक्टेड पार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, डैमेज ऑफ मोटर नर्व ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये रेबीज में होता है। फिर देखो अब अगर इसमें पोलियो की बात करें, पोलियो को बेसिकली इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहा जाता है, इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं, जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो सकता है। और जानते देखा होगा पोलियो वाले केस में होता क्या है, इसमें होता क्या, देखो कहते हैं इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, देखो एट्रोफी होता है लिम्ब मसल्स का, एट्रोफी ऑफ लिम्ब मसल्स। देखा होगा पैर काफी पतला हो जाता है इसमें, एक पैर, है ना। तो एक तो आपका लिम्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा,
इन्फेंटाइल पैरालिसिस, देखो ये किसी भी एज में हो सकता है, यूजुअली ये इन्फेंटाइल वाले स्टेज में होता है, बट किसी भी एज में पोलियो हो सकता है। बट हम जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन अवेलेबल है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पोलियो भी ऑलमोस्ट आप जानते हो कि ये वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स के बाद अगर कोई दूसरी बीमारी जिसको वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट किया गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पूरी दुनिया से, वो पोलियो ही है। कुछ जगह पे अभी भी पाकिस्तान में कुछ पार्ट है, अफ्रीका में कुछ पार्ट है, हाँ 2 बूंद जिंदगी भी जानते हैं आप। तो पोलियो का वैक्सीन अब बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिया गया, और ये ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली। अभी भी अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, पाकिस्तान के कुछ पार्ट में पोलियो के केसेस हैं, और इंडिया में भी देखो पोलियो का वैक्सीन अभी भी दिया जा रहा है। कम से कम 5 साल का एक टारगेट होता है, 5 साल तक कोई केस नहीं आना चाहिए। तो अभी भी पोलियो का वैक्सीन दिए जाते हैं बच्चों को, 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते हैं, कई जगह पे देखा होगा, है ना। तो वैसे ये पॉइंट याद रखिएगा, पोलियो में एक ट्रॉफी ऑफ लिम्ब मसल्स हो जाता है, पैर काफी पतला हो जाता है इसमें, है ना। और होता क्या देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पोलियो इज कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा रिगार्डिंग वायरल डिजीजेस। बाकी एड्स वगैरह डिस्कस करने के बाद हेपेटाइटिस भी जानते हैं आप, लीवर का डेंजरस इंफेक्शन है इसमें, उसमें भी डेथ होता है। देखो अब अभी बताएंगे, देखो 5 ईयर के बाद यूजुअली कहते हैं कि आपका इम्यूनिटी इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। देखो 5 ईयर के बाद लेते हैं बूस्टर डोज, जो पोलियो का होता है ये बाद में दिया जाता है, बट इम्यूनिटी का जितना ज्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स आपका अर्ली एज में होगा, उतना बाद वाले एज में नहीं होता। कि आप 30 साल में पोलियो का वैक्सीन लेंगे तो कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि मेमोरी जो, देखो साफ मेमोरी तो कहते हैं फ्रेश ब्रेन में होता है ना, और मैं इम्यूनिटी इज ऑल अ पार्ट ऑफ, जो भी एक्टिव इम्यूनिटी होता है वो अभी डिस्कस करेंगे जब इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी था अबाउट योर वायरल डिजीज। हाँ ठीक है, पीते हैं लोग, 7 साल तक बूस्टर डोज दिया जाता है इसका, यस यू राइट। बट अब पीने की, अब मत पीना जाता है कि कोई सेक नहीं है, पोलियो सेक पी रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका अबाउट वायरल डिजीजेस, डिस्कस कर लिया सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर। अब देखो, अब कुछ टेस्ट बता दूंगा आपको पहले, जैसे विडाल टेस्ट जानते हैं आप, मैंने कहा दिया विडाल टेस्ट क्या होता है। एक माउंटऑक्स टेस्ट भी होता है, माउंटऑक्स टेस्ट, एक टॉर्निक्वेस्ट टेस्ट होता है, टॉर्निक्वेस्ट कहता है, एक स्टिक टेस्ट होता है, स्टिक टेस्ट। ये कुछ टेस्ट के नाम नहीं याद रखिएगा, माउंटऑक्स, विडाल, टॉर्निक्वेस्ट होता है, टॉर्निक्वेस्ट कहता है। जैसे विडाल तो टाइफाइड के लिए होता है, ये पता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, माउंटऑक्स टेस्ट कहता है। टॉर्निक्वेस्ट डेंगू का टेस्ट होता है, और स्टिक टेस्ट डिप्थीरिया का होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है विडाल के बारे में। बाकी ये 3 भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी नाम याद रखिएगा, माउंटऑक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टॉर्निक्वेस्ट, डेंगू, एंड स्टिक टेस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्थीरिया। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर दीज काइंड ऑफ टेस्ट। फिर देखो इसमें जो अब एक और बच गया वो है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन लिखिए। और आप जानते हो कि दांत खाद खुजली
जालिम लोशन, जालिम क्या आता है ना, जालिम मलहम, जालिम लोशन, पता नहीं क्या आता है। तो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन को आप कॉमनली रिंग वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो सॉइल के थ्रू भी आ सकता है, कपड़े के थ्रू आ सकता है, कॉम के थ्रू भी आ सकता है। देखिए हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, रिंग वर्म इन्फेक्शन कहते हैं इसको। और आप जानते हैं कि रिंग वर्म के 3 जेनरा है, 3 जेनरा ऑफ रिंग वर्म होता है, ऑफ रिंग वर्म इन्फेक्शन आर, एंसाइटिस नाम लिखा हुआ देखो, एक है माइक्रो स्पोरम, माइक्रोस्पोरम, देखो इसे कहते हैं एपिडर्मा फाइटोम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये 3 जेनरा है देखो, है ना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मा फाइटोम, 3 जेनरा ऑफ रिंगवर्म इन्फेक्शन कहते हैं इसको। और इन सब में एक सिमिलरिटी क्या देखो, ऑल कॉजेस DSL ऑफ SNS। अब देखो ये कितना बढ़िया टर्म वर्ड ये हो गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ट्राई स्केली लेजेंड्स कहते हैं, ड्राई स्केली लेजेंड्स ऑफ, किसको कैसे बताओ, लेजेंड्स कहते हैं जैसे वो एक पैचेस सा बन जाता है, स्किन के ऊपर पैचेस सा बन जाता है ना, ड्राई स्केली लेजेंड्स एक क्लिनिकल टर्म है, लेजेंड्स कहते हैं एक पैचेस, समथिंग डिफरेंट कलर का पैचेस बन जाता है, यस यू आर राइट, दाग, यस यू राइट। तो ड्राई स्केली लेजेंड्स ऑफ, बताओ ये एसएनएस का मतलब क्या बताओ, हाँ ये आंसर क्यों लिखा हुआ देखो, स्काल, नेल्स एंड स्किन, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है इसका, सीवियर इन्फेक्शन अगर होगा तो इसमें आपको इंटेंस इचिंग होता है, इंटेंस इचिंग, और ये बड़ा सूदिंग इचिंग कहते हैं, सूदिंग होता है ये, आपको अच्छा लगेगा। इवन वो, अरे स्काल्प, खोपड़ी, स्कैल्प नहीं समझते हो, अरे जहाँ डैंड्रफ्स वगैरह जो होता है बाल में, जो कहते हैं ना बाल में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ क्या होता है, वो भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ही तो होता है, समझ में आ गया, हाँ जी मुझे समझ में आ रहा है। और कहते हैं अगर सीवियर इन्फेक्शन होगा, क्या लिखा देखो, इंटेंस इचिंग होता है, और खासकर ये इचिंग आपके ग्रोइन एरियाज में होगा देखो, मतलब वो एरिया जो थोड़ा सा जहाँ पे हीट हो और जहाँ मॉइस्चर हो, दोनों होते, जो थोड़ा सा हिडन एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर ही नहीं होता, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट अवेलेबल, मतलब बहुत ज्यादा जहां पर मॉइस्चर एक्यूमुलेट कर सकता है, जहां पर मॉइस्चर एक्यूमुलेट कर सकता है, वैसे एरियाज में इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होता है। तो देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि हीट एंड मॉइस्चर, ग्रोइंग, ग्रोइंग जो आपका दोनों पैरों के बीच का जो पार्ट होता है एक्चुअली, है ना,
अगर आप प्रॉपर्ली वॉश नहीं कर रहे हैं उस पार्ट्स को, या फिर देखो उंगली वगैरह के बीच में जो लोग काफी ज्यादा पानी वगैरह में काम करते हैं, है ना, आपने एक टर्म सुना होगा एथलीट फुट का, देखो दिस टर्म कॉल्ड एथलीट फुट, सुना है ना? एथलीट फुट क्या होता है? बिल्कुल सही बात है कि ये उंगलियों के जो लोग काफी समय तक काफी ज्यादा मोजा वगैरह पहनते हैं, जूता बहुत ज्यादा पहनते हैं, और अगर मोजे का क्वालिटी, आपके सॉक्स का क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं है तो वो काफी ज्यादा मॉइस्चर वहां एक्यूमुलेट करता है और उसमें फिर व्हाइट व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं और वो इचिंग भी बहुत ज्यादा होता है वहां पर। उसी को एसिड फूड भी कहा जाता है। देखो हर्षित बिरमानी बोला यस सर, बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली इसको याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीडियो को क्या हो गया? तब ठीक है, तो ये समझ में आ गया एसिड फूड भी कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कभी भी दूसरे का टॉवेल भी बदी, देखो कपड़े से भी हो जाता है, दूसरे का टॉवेल यूज कर लेते हैं, दूसरे का कंघी यूज कर लेते हैं, दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं कई बार हॉस्टल में बच्चे। तो ये सब चीजें बड़ी पसंद होनी चाहिए। अपना तौलिया, अपना कंघी, अपना कपड़ा, ये आपका खुद का है, दूसरे इसको यूज ना करें। और अगर यही भाईचारा दिखाएंगे आप इन चीजों में, तो आपको ये इन्फेक्शन होगा, फिर आप जालिम लोशन और जालिम मलहम यूज करेंगे जो काफी ज्यादा बर्न करता है ना, या फिर जो क्वाडिडम वगैरह आता है, जो इस मतलब आप खुजली करोगे, आप इचिंग करेंगे और आपको एक अजीब सा सूदिंग फीलिंग होता है, अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई भाई तो यूज करते हैं बट करना नहीं चाहिए। भाई भाई तो बहुत कुछ यूज कर लेते हैं बट अवॉइड करना चाहिए। हाँ मजा आता है, बिल्कुल सही कहा। देखो पुलकित ने सही कहा कि खुजलाने में मजा आता है, उसी को जोक इच कहा जाता है। इचिंग होता है और आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपका इचिंग करते करते आपका ब्लीडिंग भी हो सकता है उस जगह से, फिर भी आपको अच्छा लगेगा। इसी को जोक जोक इच कहा जाता है। जोकिंगली आपको अच्छा भी लग रहा है और आप इचिंग भी कर रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो आपका पर्सनल हाइजीन जो है कि आप साफ सुथरा रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, मोजे अच्छे वाले क्वालिटी वाले पहनिए, 10 रुपए वाले मोजा मत पहनना, अच्छे वाले मोजे पहना करो। देखो कुछ चीजें पर्सनल मैं बता रहा हूँ आपको कि मोजे वगैरह की क्वालिटी जरूर देखिए आप, कॉटन का बढ़िया मोजा होना चाहिए। हाँ रिबॉक है, नाइकी, बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडियन ब्रांड भी है, बट प्योर कॉटन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मौजा अच्छा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और मौजा साफ होना चाहिए, ये नहीं कि लोग 5-5 महीने एक ही मौजा पहनते रहते हैं। 5-5 महीने बच्चे एक ही मौजा पहनते हैं और गलती से कभी जूता खोल दिया, 4 लोग बेहोश हो जाते हैं उसमें। कई बच्चे ऐसे हॉस्टल में मिल जाएंगे आपको जब आप पहुंचेंगे ना मेडिकल कॉलेज में, तो लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो आपके सामने जूता खोलेगा अपना और आप वहीं बेहोश हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो ये आपका दैट इज ऑल अबाउट द रिंगवर्म इन्फेक्शंस। चलिए, तो हमने एक पार्ट खत्म कर लिया डिजीज का इसका। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है, देखो देखो अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है आपका इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी के बारे में देखिए अब, तो एक्चुअली इम्यूनिटी होता क्या है? इसे कहते हैं स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट
infectious diseases. देखो ये एक जैसे कहते हैं हर बॉडी का अपना एक इम्यूनिटी होता है ना. वी ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द इन्फेक्शन, है ना. और एक्चुअली देखो ये भी एक पार्ट है. और कहते हैं इम्यूनिटी includes all the process of the body resist the infectious agents. वो सारे प्रोसेस जो किसी भी इन्फेक्शंस को रोकने का काम करे वही हमारा इम्यूनिटी होता है. समझ में आ रहा है. और याद रखिएगा कि our immune system is trained to differentiate between self and non-self molecules. मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है. इस तरह से हम ऐसा ट्रेन हो जाते हैं कि हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या हमारे बॉडी के अपने के पार्ट है और कुछ हमारा जो अपना नहीं है. सेल्फ और नॉन सेल्फ कहते हैं. अभी रुक जाओ, अभी आएगा, रुक जाओ, अभी जस्ट वेट. तो our immune system is trained to differentiate between self and non-self molecules. एक हेल्दी इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है तो आप आसानी से चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा सेल्फ है, ये हमारा सेल्फ नहीं है, किसको हमें एक्सेप्ट करना है और किसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. समझ में आ रहा है. और अगर आपका इम्यून सिस्टम इस चीज में फेल हो गया कहीं ना कहीं, हम उस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, है ना. एक बाहर का एजेंट भी हमारे बॉडी में आ गया और हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे उससे. पहले तो पहचानना होगा ना. पहले उसका क्या होता है बताओ. एक उसका पहले स्क्रीनिंग होता है. जो बॉडी में आया है उसको स्क्रीन करते हैं कि ये हमारे सेल्फ का है या सेल्फ का नहीं है. क्योंकि कोई भी चीज बॉडी में अगर पहली बार ऐसा कुछ चीजें हमारी बॉडी में बनते हैं तो हमारे बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्क्रीनिंग किया जाता है, स्क्रीन करते हैं कि ये सेल्फ है या सेल्फ नहीं है. अगर बाहर से आया है तो बॉडी क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसको एक्साइट करेगा ताकि आपके डिफेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करें. तो जिस आदमी का इम्यूनिटी सही है उस आदमी को दिक्कत नहीं है. बट जिसका इम्यूनिटी का पार्ट इतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर रहा, उसके मेमोरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चीजों को पहचान नहीं पा रहा है. और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका यादाश्त है ही नहीं पहले से बॉडी को, उसका कोई मेमोरी पहले से फीड ही नहीं किया गया, तो आप उसको कैसे पहचान पाएंगे. जैसे आप ये बताओ, जैसे कहते हैं कंप्यूटर में वायरस वगैरह होता है, अगर किसी ने नया वायरस डाल दिया तो स्कैनर तो बाद में यूज करके उसको हटाता है ना. बट ऐसा कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है कि वो वायरस को आने ही ना दे. वायरस आएगा, उसको पहचानेगा, उसे हटा देगा. तो मेमोरी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. देखो एक और बता दूं आपको. तो इम्यूनिटी कहते हैं ये हमारा बॉडी का सिस्टम है जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करता है. और वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम बाहर की चीजों को रेसिस्ट करते हैं वही हमारा क्या बताओ, उसी को क्या बोलते हैं बताओ. दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. नहीं रुक जाओ, अभी अभी भी वो कहानी याद रख जाओ. अब यहाँ देखो, ये डेफिनेशन याद रखिएगा इसका. अब देखो, अब ये जो इम्यूनिटी है देखो, ये दो तरह का होता है.
एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है, एक इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। एक को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। देखिए, इन्नेट और एक्वायर्ड कहा जाता है। इन्नेट जो होता है, देखो, ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है, इसको ही जेनेटिकल इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपको आपके पेरेंट्स से जेनेटिक्स में मिलता है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जेनेटिकली आपको मिलता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस को डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये जनरल डिफेंस हमारे बॉडी का होता है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेनेटिकल इम्यूनिटी कहा जाता है। एंड इट इज property of all living organisms कहते हैं। मतलब जिस दिन आप पैदा हो गए उस दिन आपको ये मिल गया इन्नेट इम्यूनिटी। ये एक जेनेटिकल इम्यूनिटी होता है जिसमें आपके जेनेटिक्स में आपको चीजें मिलती हैं। आप देखिए, जो गांव वगैरह के बच्चे हैं उनका इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये वाला पार्ट उसका होता है। एक्वायर्ड तो वो होता है जो आप गेन करते हैं आफ्टर बर्थ। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी भी कहा जाता है। It is gained after exposure of specific एंटीजेंस कहता है। एंटीजेंस कहने का मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। एंटीजेंस आर एनी फॉरेन सब्सटेंस विच ट्रिगर आर इम्यूनिटी। याद रखना इसको, एंटीजेंस कहते हैं इसको। एंटीजेंस आर एनी फॉरेन सब्सटेंस विच ट्रिगर आर इम्यूनिटी, उसे एंटीजेंस कहा जाता है। मतलब बर्थ के बाद ये होता है, देखो, एक्वायर्ड कहते हैं इसको। और इसके लिए आपको एक्सपोजर होना जरूरी होता है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जरूरी होता है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस से इंटरेक्शन जरूरी होता है। देखो, इतनी सारी बीमारियां हैं, हर बीमारी का वैक्सीन तो नहीं है, बट कुछ बीमारियों के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत भी नहीं होती है। वो माइन्यूट सा बैक्टीरिया वायरस होता है। बर्थ के बाद जैसे ही आप इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में आएंगे आपको खुद ही इम्यूनिटी मिल जाएगा, उसके लिए आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, ये वो इम्यूनिटी है जो बर्थ के बाद आप गेन करते हैं आफ्टर एक्सपोजर विद द एंटीजेंस। एंड व्हाट आर एंटीजेंस? एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर आर इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या, देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहता है। इट इज वेरी मच स्पेसिफिक, और ये एक मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसको मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स कहता है। इसका याददाश्त होता है। हमारा बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वायरस के, बैक्टीरिया के पार्ट को पहचान के उसके मेमोरी को हमेशा याद रखता है, उसके मेमोरी को फीड कर लेता है अपने डेटा बॉक्स में, और दोबारा अगर इन्फेक्शन हुआ तो आप उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। इसको एक्वायर्ड कहते हैं। ये नॉन जेनेटिकल होता है, ये जेनेटिकल नहीं है, ये नॉन जेनेटिकल होता है। इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जरूरी होता है। ये नॉन जेनेटिकल है, मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, ठीक है। और याद रखना, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेशल तरह के बैक्टीरिया वायरस के लिए स्पेशल तरह का मेमोरी आपकी बॉडी में फीड होता है, सबके लिए एक तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता। और ये भी याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो, इज प्रेजेंट ओनली इन हायर वर्टिब्रेट्स। ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको,
ये केवल हायर वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है बताओ? केवल हायर वर्टिब्रेट्स में, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता है। तो आपके बोर्ड के लिए भी कुछ जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप इसको ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इम्यूनिटी जो बाय बर्थ आप गेन करते हो, आपके जेनेटिक्स के थ्रू, वो इनेट होता है। एंड द इम्यूनिटी व्हाट वी गेट आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सब में होता है, एक बैक्टीरिया में भी होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका अपना एक इनेट इम्यूनिटी है, बट इसमें केवल हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? मेमोरी बेस इसलिए कह रहे हैं ना, जैसे आपके बॉडी को, जब आपके बॉडी में हमने कोई वैक्सीन डाल दिया, तो उस वैक्सीन के अगेंस्ट, उस पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में उसी के लिए एक मेमोरी डेवलप होता है। आपने पहले से नहीं था ना, हमने वैक्सीन डालकर उसका याददाश्त, जैसे कहते हैं ना, आपको उस चीज का पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया, आपके बॉडी को वो पहचान में ला दिया गया, ये इसका पार्ट था, और उसके अगेंस्ट हमने एक मेमोरी डेवलप कर लिया।